साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो आपके यूपी यूपीएससी पैट, एसएससी जीडी, हेड कांस्टेबल एंड यूपीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है आपका गुप्त वंश, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग नए हमारे चैनल पर आए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपकी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं गुप्तवंश के बारे में। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश ने 275 से 550 ईसा पूर्व ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराजा श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। तो आपसे पूछा जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट था। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, तो प्रथम शक्तिशाली शासक आपका था चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके यूपी यूपीएससी पैट में, एसएससी जीडी में, यूपीपीपी में 100% श्योर हैं कि ये क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी ये क्लास लगी। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपनी महानता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपनी महानता को सूचित करने के लिए उसने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम है महाराजा धीराज। क्या नाम है? महाराजा धीराज। आगे देखते हैं। आगे है वाकाटक शासक पवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। आपसे पूछा जाता है कि 4 अश्वमेध यज्ञ किस वंश में हुए, तो किस में हुए? गुप्त वंश में हुए थे। कन्नौज को महोदया या महोदया श्री आदि नाम से अभिव्यक्त किया जाता है। जो वर्तमान में आपका कन्नौज है, कन्नौज जिला है, उसको गुप्त वंश जिस समय था उस समय उसको महोदया या महोदया श्री आदि नाम से अभिव्यक्त किया गया है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, एक इतिहासकार थे आपके विंसेंट स्मिथ, ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसे दी गई है, तो किसको दी गई है? समुद्रगुप्त को दी गई। किसने? विंसेंट स्मिथ ने अपनी किताब किसमें लिखी है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। आगे देखते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335-375 के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद का स्तंभ है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है। इसमें इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं। नालंदा एवं गया के ताम्रपात्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। आपसे पूछा जाता है पेपर में कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी, तो किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। कहाँ से पता चलता है? नालंदा में गया के ताम्रपात्रों के अनुसार। ज्ञातव्य है कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को बताया गया है। कुछ पुस्तकों में ये भी बताया गया है। आगे देखते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। गुप्त सम्राट थे कौन कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिमी भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह थर्ड हुए। कितने हुए? रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिम भारत में शक संतत का उन्मूलन किया। आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आपके पेपर में आएगा ही आएगा। शकों के हरानों का कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शाकार। आपसे पूछा जाता है कि शाकार, चंद्रगुप्त की जो शाकार उपाधि है वो किस लिए है? क्योंकि उसने शकों को हराया था। चंद्रगुप्त ने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे।
चंद्रगुप्त ने इस उपलब्धि में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। जो हुड़ों ने पहला आक्रमण अपना किया था, किसके समय किया था? स्कंदगुप्त शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुआ, फिर वो परास्त भी हो गया था। आगे देखते हैं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था। गुप्त काल में एक बंदरगाह था, उस बंदरगाह का नाम क्या था? ताम्रलिप्त, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार, साउथ की दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमित्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। कहाँ कहाँ होता था? दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमित्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। गुप्त काल में आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। आप गुजरात होगा, बंगाल होगा, दक्कन होगा, तमिलनाडु होगा। कभी कभी 3 दे देते हैं, कभी 1 नहीं देते। पूछे इनमें से कौन नहीं है। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। धनवंतरी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। काहे के थे? आयुर्वेद के प्रकांड पंडित थे धनवंतरी। चरक ने चरक संहिता की रचना की। चरक ने किसकी कही? चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। काहे की रचना की? शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। किसने? भास्कराचार्य ने। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। आगे देखते हैं। चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। काहे का प्रयोग किए थे? कौड़ियों का प्रयोग करते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरड़ से प्राप्त होता है। जो सती प्रथा का अभिलेख है, प्रथम अभिलेख है, कहाँ से पता चलता है? एक एरड़ है, एरड़ नाम से अभिलेख है, उससे पता चलता है। एरड़ अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति के स्त्री के सती होने का उल्लेख है। किसकी पत्नी? गोपराज नामक सेनापति था। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। जो गुप्त संवत का प्रवर्तक था वो चंद्रगुप्त क्या था? प्रथम था। गुप्त संवत कितने? 319 ईस्वी है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों, ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। गोल्डन युग किसको कहा जाता है? आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि गोल्डन युग किसे कहा जाता है या इरा किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भाग अथवा विदक भागम कहा गया है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा गया? उदक भाग एवं विदक भाग कहा गया है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कोशे शब्द का प्रयोग हुआ है। काहे का? कोशे शब्द का प्रयोग हुआ है। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था गुप्त काल में? आप लोग बताएंगे। लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। तोड़माड़ भारत पर दूसरे हुड़ आक्रमण का नेता था। क्या नाम था उसका? तोड़माड़। शतरंज का खेल आपसे पूछा जाएगा कि शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था। शतरंज का खेल आपका किस समय हुआ था? किसके समय हुआ था? गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। गुप्त काल पहले ईरान में आया, फिर उसके बाद यूरोप में पहुंचा। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। महर्षि कपिल थे, उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का संस्थापक आचार्य माना जाता है। जो महर्षि पतंजलि थे को योग दर्शन का संस्थापक माना जाता है और आचार्य माना जाता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। अक्षपाद किसे कहते हैं? न्याय दर्शन को गौतम ने किया था इनका। ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर एवं स्थित। जो गुप्त काल की कुछ ऐतिहासिक इमारतें और मंदिर एवं स्थित हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। यूपी त्रिपक्षी पेट में आते हैं, यूपी में आते हैं, SSC GD में आते हैं, यूपी PCS में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफा। आइए बात करते हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन आपका कहाँ है? बीरभूम पश्चिम बंगाल में है। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है? मामल्लपुरम कांचीपुरम तमिलनाडु में है।
सांची स्तूप आपका रायसेन मध्य प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है। आगे देखते हैं, सूर्य मंदिर काला पेगोडा जिसे कहते हैं, ये कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में आपका पड़ता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सोमनाथ मंदिर ये गिर सोमनाथ गुजरात में पड़ता है आपका। कैलाश मंदिर ये एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ये आपका नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। महाबलेश्वर मंदिर ये महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। दिलवाड़ा जैन मंदिर ये माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है आपका। और ब्रह्मा मंदिर एक ही ब्रह्मा मंदिर है जो पुष्कर राजस्थान में पड़ता है। आगे देखते हैं, होयसलेश्वर मंदिर ये होयसलेश्वर मंदिर आपका कहाँ पड़ता है? हैलेबीड कर्नाटक में पड़ता है आपका। आगे देखते हैं, रामेश्वर मंदिर। रामेश्वर मंदिर आपका तमिलनाडु में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजावुर तमिलनाडु में पड़ता है। नटराज मंदिर आपका चिदम्बरम तमिलनाडु में पड़ता है। वेंकटेश्वर मंदिर आपका तिरुपति आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जगन्नाथ मंदिर आपका पुरी ओडिशा में पड़ता है। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग पढ़ेगा। वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर आपका कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। और खजुराहो मंदिर ये छतरपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस क्लास को आप दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको याद करने में दिक्कत हो। आपको याद नहीं करना, समझना है। आइए, इसमें हर्षवर्धन एक टॉपिक है, उसके हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। कहाँ? हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। हेनसोंग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। जो हेमसोंग था, हेनसोंग चीन का, वो स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसोंग के भारत आगमन की है। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। सीयूकी किसकी है? हेनसोंग की है। हेनसोंग ने क्या लिखा है? सीयूकी। इसने भीड़माल की भी यात्रा की थी। हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो यात्रियों का राजकुमार हेनसोंग को कहा जाता है। 637 ईस्वी में हेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय गया। कहाँ गया था? नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। आपसे पेपर में पूछा जाता है जिसमें हेनसोंग आया था, कहाँ आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। उस समय कुलपति कौन थे? उस समय कुलपति थे आचार्य शीलभद्र थे। आगे देखते हैं, हेनसेंग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए सबसे प्रसिद्ध था। आपसे पेपर में पूछा जाता है जब हेनसेंग आया था उस समय मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्रों के लिए था, और वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इंतु तथा थियांतु नाम से किया है। आपसे पूछा जाता है कि प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख किस नाम से किया था? इंतु तथा थियांतु नाम से किया था। आपको कैसी लगी है क्लास, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगली क्लास का। तो यहीं पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। ऐसी क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।